नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में उपचुनाव होने हैं, लेकिन सवाल अब यह है कि किसका पलड़ा भारी होगा। सिचुएशन इक्वेशन तक पहुंच गए हैं कि आखिर क्या वो फॉर्मूला है जिसके तहत अलग अलग पार्टियां जो हैं वो दावा ठोक रही हैं। ये कह रही है कि इस उपचुनाव में हमारी जीत होगी। जेडीयू की तरफ से कोई आवाज उतने भारी तरीके से नहीं आ रही, लेकिन आज की अपडेट हम आपको बताते चलें कि कांग्रेस की तरफ से यह स्पष्ट हो गया कि महागठबंधन नहीं है। कांग्रेस के अपने उम्मीदवार हैं, आरजेडी के अपने उम्मीदवार हैं, और ऐसे में कई ऐसी पार्टियां हैं, एलजेपी हैं, सबके अपने अपने उम्मीदवार हैं और सभी कह रहे हैं कि हमारी ही जीत होगी। लेकिन होगी कैसे, किसका पलड़ा भारी होगा, यह जानने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले हमारे साथ जो मेहमान है, ग्राफिक्स आप देखते रहिए, जो खासकर दोनों सीटों को लेकर जो समीकरण है उसे हम बता रहे हैं। कुशेश्वर स्थान को लेकर के 2020 का परिणाम आपके सामने है। कुल वोट कितने आए, जेडीयू, एलजेपी और इसके साथ कांग्रेस और अदर कितने कितने वोट परसेंट मिले, इससे स्पष्ट है। हालांकि आप देख पाएंगे कि यहां पर चीजें उतनी सरल नहीं है जितनी लग रही हैं। मेहनत करनी होगी और जो उठापटक राजनीति में चल रही है उससे कहीं ना कहीं इस जो फिगर को बदलने की एक कोशिश भी के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये कुशेश्वर स्थान सीट 2020 का परिणाम हम आपको बता रहे हैं। चलिए, हमारे साथ अरविंद सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी से हैं, और चलिए हम कुंतल कृष्णा, प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, अरविंद निषाद, प्रवक्ता जेडीयू से, और एजाज अहमद होंगे प्रवक्ता आरजेडी से, रवि उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद होंगे। तो कुल मिलाकर सभी का एक साथ इकट्ठे स्वागत हम करना चाहेंगे। सबसे पहले कैसे फॉर्मूला होगा, क्या होगा, यह जानने से पहले आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ चलते हैं। कुंतल कृष्ण जी, आज लग रहा था ये हो जाएगा। इससे पहले वाली डिबेट में आरजेडी से जब हम सवाल करते थे और कांग्रेस से, आपके और आपकी पार्टी के प्रवक्ता के तेवर थोड़े तल्ख होते थे, लेकिन लगता था कि आरजेडी के पास उसका कोई जवाब नहीं है। आरजेडी थोड़ी खामोश होती थी, ढीली पड़ती थी। आज तो क्लियर हो गया, महागठबंधन बिहार में नहीं है। विवेक जी, ये बात तो बहुत पहले ही इस बात को हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया था। आपको याद होगा, आप ही के सवाल के जवाब में मैंने कहा था कि हमने अंतिम दिन तक कोशिश की अपने पुराने गठबंधन को निभाने की, चूंकि उस गठबंधन के पीछे एक बहुत लार्जर पॉलिटिकल गोल था। पर जब हमारे साथी ने साफ तौर पे राजनीतिक धोखेबाजी, राजनीतिक दगाबाजी हमारे साथ करनी शुरू कर दी, तो फिर हमने उस समय तो सत्य है कि उस समय भारी मन से ही इस महागठबंधन को हमने छोड़ दिया था। अब विवेक जी, एक पुरानी बात है, मैं थोड़ा सा याद दिलाना देना चाहता हूं कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। हम थे सूखे तालाब के किनारे बैठे वो हंस जो वफा निभाते निभाते मर जाने वाली स्थिति में थे। अब क्या है कि अब हमने उस सूखे तालाब को छोड़ दिया है और अब हम राजनीतिक रूप से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और न सिर्फ लड़ रहे हैं अपितु कुशेश्वर स्थान में तो आपने देखा होगा पिछले चुनाव में 6-7 हजार वोटों का ही अंतर था, और आज जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी वहां पे चल रही है जेडीयू के उम्मीदवार के खिलाफ, जेडीयू की सरकार के खिलाफ, उम्मीदवार के खिलाफ तो मैं नहीं कह सकता, माफ करेंगे, वो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जेडीयू की सरकार के खिलाफ जिस तरीके से पूरे प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, उस हिसाब से तो मैं बिल्कुल 100% आपको मैं श्योर करता हूं कि कुशेश्वर स्थान सीट तो कांग्रेस जीत रही है। क्या जरूरत पड़ गई पप्पू यादव के आगे नतमस्तक होने की? स्थान पे कौन नतमस्तक हुआ विवेक जी? ये चिट्ठी आ गई, नतमस्तक हुआ, चिट्ठी आई, पप्पू यादव एक जी, उस चिट्ठी में कहा गया समर्थन दीजिए। पप्पू यादव एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, पप्पू यादव एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है बिहार में, इस बात से तो कोई इनकार नहीं है। और पप्पू यादव नहीं, हमने तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कहा था कि आज के दिन के राजनीतिक माहौल में इस देश में दो ही धुरी है। एक धुरी हमारी है जो कि सेक्युलर फोर्सेस के लिए है, जो कि गरीबों के लिए है, एक धुरी उनकी है जो कि कॉम्युनल फोर्सेस के लिए है, पूंजीपतियों के लिए है। जो भी इस देश की पॉलिटिकल सोच सेक्युलर सोच की है, जो भी इस देश की पॉलिटिकल सोच गरीब जनता के साथ है, नौजवान के साथ है, किसान के साथ है, वो हमें समर्थन दें। हमने तो आरजेडी को भी यही कहा था, पर आरजेडी ने जब हमें समर्थन नहीं दिया, तभी तो हमने कहा
कि साहब आप हमारे पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण आपने ये जो बड़ी अपनी राजनीतिक लड़ाई हमारे साथ शुरू की थी उसको आपने छोड़ दिया है। इसी सवाल पे तो हमने आरजेडी को यह बात कही कि कहीं आप भाजपा और उन फांसीवादी ताकतों के साथ तो नहीं चल गए हैं। इसीलिए हमने तो किसी से समर्थन इक्वेशन क्या होगा? समर्थन मांग रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, इक्वेशन क्या होगा? पुराना गुणागणित को छोड़ दिया जाए, उस वोट परसेंट को छोड़ दें, नया कुछ सेट कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं, क्या फॉर्मूला है? विवेक जी, इक्वेशन बहुत स्पष्ट है। बहुत दिनों से बिहार में कांग्रेस के अकेले लड़ने की मांग चल रही थी, कार्यकर्ताओं से भी और बिहार की जनता से भी। पर मैंने आपको कहा कि कभी कभी कुछ राजनीतिक मजबूरियां हो जाती हैं। उसी राजनीतिक मजबूरी के तहत बहुत सालों तक, दशकों तक हम आरजेडी के साथ का राजनीतिक भार, राजनीतिक बोझ ढो रहे थे। अब जब हमने वो बोझ उतार दिया है तो जनता तो हमें हाथों हाथ ले रही है। कुशेश्वर स्थान तो 100% जीत रहे हैं, तारापुर में भी लड़ाई हम ही से है। एक मिनट कुंतल कृष्णा जी जरा रुकिएगा। रवि उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। रवि उपाध्याय जी जरा क्लियर कीजिए, जो कांग्रेस कह रही है, जो दावे सामने रख रही है, कितना मजबूत है ये दावा? आप तो ग्राउंड रिपोर्ट देख भी पा रहे हैं। विवेक जी, जहां तक हम देख और समझ पा रहे हैं, 2 सीटों का उपचुनाव हो रहा है। उसमें तारापुर में जहां एनडीए निश्चित तौर पर वो क्लेम कर रही है कि हम वहां तारापुर की सीट जीते रहे, तो वहां पे पेंच फंसा हुआ एनडीए का दिखाई पड़ रहा है। वहां पे जो आप देखेंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके चिराग अध्यक्ष हैं, उनके भी कैंडिडेट वहां पर हैं, चंदन सिंह। बिहार, एक बात तो समझ लेना पड़ेगा, जातीय आधार पर यहां पे चुनाव होता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और एनडीए में सेंधमारी तारापुर में कैसे हो रही है, यह भी समझने की बात है। वहां पे एक शाह कैंडिडेट बनाए गए हैं। उसके बाद चंदन सिंह हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से। उसी तरह से अब देखिए, पप्पू यादव की आज से एक एंट्री हुई है और एक मिश्रा जी उम्मीदवार, सब मिश्रा हैं, वो कांग्रेस से है वहां पे। तो यह वहां पे इस तरह से जो एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी की पूरी वहां पे तैयारी है। और पप्पू यादव की एंट्री होने से कहीं न कहीं वहां पे आरजेडी को वहां पे मजबूती निश्चित तौर पर दिखाई पड़ रही है। लेकिन कांग्रेस जो फॉर्मूला लेकर चल रही है, कांग्रेस जो समीकरण रच रही है, उसमें क्या लगता है कितनी सफलता मिलेगी? नहीं, तो कुशेश्वर स्थान पे निश्चित तौर पे, कुशेश्वर स्थान में आप देखिएगा कांग्रेस को थोड़ा वहां पे अभी तक आज की परिस्थिति में एज मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब 30 तारीख को किस तरह से मतदान होगा, चलिए ठीक है। क्योंकि अरविंद निषाद जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता जेडीयू से। अरविंद निषाद जी, कांग्रेस की अपनी जो एक स्ट्रेटेजी है उस पर वो काम कर रहे हैं, और इस बीच में तोड़ फोड़ में किसको फायदा हो जाएगा बिल्लियों की लड़ाई में, तो वो अलग चीज है। लेकिन जो अभी रवि उपाध्याय बता पा रहे हैं, वो जिन समीकरणों को आज की डेट में इस वक्त बैठकर समझ पा रहे हैं, उसे उन्होंने क्लियर किया है। आपकी जीत कैसे होगी? आप भी कह रहे हैं कि हमारे तो जीते हुए हैं, इसलिए कुछ सोचना ही नहीं है। तो क्या इस बार क्या दिया है उन्हें, मतलब क्या, कौन सा ऐसा इक्वेशन सेट किया आपने? देखिए, रवि उपाध्याय जी के मैं एक बात से असहमत हूं कि जातीय समीकरण के आधार पर बिहार में चुनाव लड़ा जाता है और बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मैं इस बात को नकारता हूं। अगर ऐसी बातें होती तो आज की तारीख में जो बिहार में सबसे बड़े जातीय समीकरण के होने वाले गठबंधन जो दावा करते हैं वो सरकार में होते। लगातार चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर आदरणीय नीतीश कुमार जी आसीन हैं और आगे भी पद पर रहेंगे, मैं ऐसा दावा करता हूं। अभी जो बिहार में 2 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, इन दोनों उपचुनावों में एनडीए समर्थित जनता दल उम्मीदवार के चुनाव जीतेंगे, ऐसा मैं दावा इसलिए कर रहा हूं कि पिछले 16 वर्षों में जो राज्य में विकास के काम हुए हैं, पुल पुलिया के निर्माण हुए हैं, सड़कों के निर्माण हुए हैं, भवनों के निर्माण तो तारापुर वाले और कुशेश्वर स्थान वाले पूछेंगे आपसे कि हमारे यहाँ आपने क्या किया। हाँ, काउंटर करेंगे। अभी रुक जाइए, कुंतल कृष्णा जी के पास काफी अब सवाल तैयार हो रहे हैं, रुक जाइए। अरविंद निषाद जी में क्लियर कीजिए, ये विकास मत दिखाइए, वहां वाला विकास दिखाइए, वहां वाली थाली, वहां लोटा, वहां गिलास, उसकी बात कीजिए। विवेक जी 10 सेकंड, विवेक जी 10 सेकंड मुझे दे दीजिए, 10 सेकंड। पिछले 4 चुनाव से तारापुर और कुशेश्वर स्थान में ये लोग पूछते रहे हैं, लेकिन वहां के मतदाताओं ने
हमारे उम्मीदवारों को 4 बार से लगातार विजयी बनाते रही है। इस बात का प्रमाण है कि हमने जो कहा है, हमने जो विकास का मार्ग दिखाया है, हमने जो काम किया है, उस पर जनता मुहर लगाते रही है, आगे भी जनता मुहर लगाएगी। चलिए कुंतल कृष्णा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे अरविंद निषाद जी से। जी विवेक जी, अरविंद निषाद साहब ने जो बात कही कि बिहार में इनका गठबंधन जात पात से इतर है, ऊपर है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि इसी जात पात के गणित के कारण तो ये लोग बार बार रिजर्वेशन और ये ओबीसी में भी नहीं, अलग उस फॉर्मूला को EBC कुंतल कृष्णा जी मांग की, अगर उसके कुछ बाद फॉर्मुलेट फिर- करना चाहें तो आप जी। बोल सकते हैं, आप निषाद जी को टोक सकते हैं नहीं, अगर ये- कुछ फॉर्मूला मैं- ठीक है। मैं- नहीं, मैं- एक मैं- मिनट मैं अरविंद जी, बता रहा अरविंद जी हूं। अब एक मिनट रुकिए, जी कुंतल कृष्णा जी को बोलने दीजिए। कुंतल कृष्णा जी, आप इन्हें काउंटर तो- कर सकते हैं, तो इसकी विवेक पूरा जी, पूरा अधिकार विवेक आपको है, जी। लेकिन हाँ, इस चुनाव में जिस जीत का जो दावा कर रहे हैं और 3 दावे इन्होंने कर दिए बातचीत में, उन 3 दावों पर अटैक कांग्रेस करे तो वो ज्यादा बेहतर हो। विवेक जी, सबसे बड़ी बात, जदयू और सरकार के हमारे जो साथी बैठे हैं उन्होंने अपने शब्दों में ही कहा कि 4 बार से लगातार हम जीत रहे हैं, और 4 बार से लगातार जीतने के बावजूद कुशेश्वर स्थान और तारापुर में जो स्थिति है, सैकड़ों विद्यालय ऐसे हैं जिन पे छत नहीं है, सैकड़ों की संख्या में गांव ऐसे हैं जहां पे सड़क नहीं है, पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं में तो बिहार पूरे देश में सबसे पीछे है, तो तारापुर और कुशेश्वर स्थान उसकी ही परिणति है। मुझे 10 सेकंड जरूर पर दीजिएगा। विवेक जी, 4 बार से जीतने के बाद, 16-17 साल सरकार में रहने के बाद, 7 साल से तो हालात ऐसे हैं कि पटना में भी इनकी सरकार, केंद्र में भी इनकी सरकार, उसके बाद भी तारापुर और कुशेश्वर स्थान विकास से बहुत दूर है। आज भी कुशेश्वर स्थान के विषय में कहते हैं कि भाई बाढ़ आ रही है, इस बार चुनाव जीतेंगे तो अगली बार हम लोग बाढ़ का स्थायी समाधान करेंगे। तो मैं यही बार बार कह रहा हूं कि एंटी इनकम्बेंसी जो इस सरकार के खिलाफ है, बहुत हुआ, सिर्फ और सिर्फ वायदे। चलिए, वायदे सिर्फ किए गए हैं, काम नहीं हुआ, ऐसा कहना है कांग्रेस का। हम आपके पास आएंगे अरविंद निषाद, लेकिन उसके पहले चलते हैं, काम ही है, काम ठीक है, वो इक्वेशन जानना जरूरी है। एनडी अरविंद सिंह जी हमारे साथ हैं। अरविंद सिंह जी, हम उस क्राइटेरिया तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके दिमाग में चल रहा हो सकता है कि वो बंद कमरे में कहीं ना कहीं रणनीति बन रही होगी कि कैसे जीतेंगे, और उसके लिए आप तक रिजल्ट भी अब धीरे धीरे पहुंचने शुरू हो गए, क्योंकि अंदर अंदर सर्वे भी चल रहा होगा। अरविंद निषाद जी की बात हमने सुनी, एजाज अहमद साहब को हम सुनेंगे, लेकिन अरविंद सिंह जी हमें ये क्लियर कीजिए कि वो क्या इक्वेशन है जिस वजह से आपको ऐसा लगता है कि एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वो फतेह करेंगे। देखिए, सबसे पहला चीज है कि बिहार में हमने विकास किया है। कांग्रेस सरकार बिहार में रही है, इन्होंने बाढ़ को नहीं रोका है, इन्होंने राजद के गठबंधन में भी रहा है, आप भी तो नहीं रोक पाए, बाढ़ को इन्होंने नहीं रोका है। हमने भरसक प्रयास किया है नदियों से जोड़ने से लेकर के नेपाल से बात करने का, ये तो वो भी नहीं किए। ये तो वही बात हो गई कि पढ़ाई खूब की और जाकर फेल हो गए। महाठगबंधन में जाकर के, हाँ, कुशेश्वर स्थान के लिए महाठगबंधन में जाकर कटोरा लेकर के एरोगेंट नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी जी के पास जाकर के गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन इनको उसी कटोरे में पानी डालकर नाक भी नहीं बुला सके। बिहार के जनता में कैसे इनका जमीर जगा दिया है, कितना देर जगा रहेगा कि ये महाठगबंधन से अलग रहेंगे। चूंकि महाठगबंधन इसलिए कहा कि एक समय था कि आदरणीय लालू जी बिहार में मैं कुछ केस कहना चाहूंगा कटवाना और हाँ, एक मिनट कुंतल जी, भिखारियों को सब्ज बाग दिखा करके चारा घोटाला करके होटवार की शोभा बढ़ाए। हाँ। अब जो है 1.5 लाख का जूता पहन करके आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जा करके मछुआरों के छोटे छोटे बच्चों को इस पर सब्ज डिबेट बाग हो दिखा चुकी है, करके इसको मत बंसी से छेड़िए। मछली पढ़ा अरविंद जी, इसको मत करके छेड़िए। और फोटो दिखाते हैं। हाँ, नहीं, तो वो छेड़िए, अब वो बात हो गई। उसी ठगबंधन के सदस्य है कांग्रेस, जो जिग्नेश और विवेक जी, हार्दिक बात पटेल और कांग्रेस पे घूम के आ रही है, पप्पू मैं यादव समय चाहता जैसे हूं। विवेक इनके जी, आदर्श बन गए। अभी एजाज साहब के पास चलेंगे। ये सब आदर्शों को लेकर के बिहार में बदलाव करेंगे। चलिए ठीक है, ये- अरविंद जी अब रुक ये जाइए, कहाँ अब रुक जाइए। चरवाहा विद्यालय तक की बात आपने कर दी है, अब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वहां चल रहा है। एजाज अहमद साहब, चरवाहा विद्यालय को लेकर के बहुत बदनामी हो रही है, तारापुर और चरवाहा विद्यालय को साथ में जोड़कर एनडीए देख रही है, और अब कह रही है कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और तकनीकी संस्थान वहां काफी खुल गए हैं। जरा अपनी बात भी आप रख दीजिए और अरविंद जी को अपने लहजे में जवाब दीजिए। देखिए सबसे बड़ी विडंबना ये है कि डबल इंजन की सरकार, एक मालगाड़ी का इंजन है, एक इलेक्ट्रिक इंजन है,
और दोनों इंजन डिरेल हो चुका है। आपने देखा होगा 2020 के चुनाव में बिहार की जनता ने इन लोगों को रिजेक्ट कर दिया। बिहार की जनता ने पूरी तरह से महागठबंधन पर विश्वास किया, तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर विश्वास किया। खास करके नौजवानों ने इस बात को कबूल किया कि हम लोगों के साथ ये सरकार में न्याय नहीं हो रहा, जिसका प्रतिफल आपने देखा होगा कि इनके भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी लगातार हवाई दौरा करते रहे कि तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व को रोका जाए। लेकिन बिहार की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर विश्वास किया और पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल पर विश्वास करके लालू प्रसाद के नेतृत्व और लालू प्रसाद का लेकिन एजाज जी यहाँ कैसे जीतिएगा, फॉर्मूला तो बताइए। जो गरीबों, एजाज जी फॉर्मूला तो बताइए कैसे जीतेंगे। मैं फार्मूला बता रहा हूँ ना, मैं फार्मूला बता रहा हूँ ना, उसी फार्मूले में छुपा हुआ बात है ना। छुपने अब छुपाइए मत, अब तो वोटिंग की बारी है, अब कुछ छुपाइए मत, सब बताइए। नहीं, वो छुपने छुपाने की बात नहीं है। इनका विकास तो आप देख रहे होंगे, स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है। कुशेश्वर स्थान में कहीं सड़कें नहीं है, महंगाई से लोगों का कमर टूट चुका है। अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता में हिम्मत है तो उन सड़कों पर अपनी गाड़ियों को दौड़ा ले, नहीं उनका कमर टूट गया तो आप जो बोलेंगे वो। ये और तेजस्वी ने इस बात को लेकर के आज वो फोटो भी डाली थी तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी जी ने सच्चाई से रूबरू कराया कि 16 वर्षों की ये सरकार और लगातार 2010 अरविंद निशा जी काहे भाई होते रहे, क्यों तेजस्वी को आप इतना परेशान कर रहे हैं? सड़कें आप वहाँ के लोग भी परेशान हैं, कीचड़ वाली सड़कों पर तेजस्वी की गाड़ी उबड़ खाबड़ सड़क पर कैसे चलेगी? नहीं है, सड़कें किस तरह से है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, एजाज साहब रुकिए, एजाज जी जरा रुकिए, यही सवाल लेके जा रहे हैं। हमारे यहाँ जिनके राज्य में गड्ढे में सड़क थी या सड़क में गड्ढे थी, अभी तो सड़क में पानी है और पानी में गड्ढा है, वहाँ पर पैदल चलना भी दुश्वार है। ऐसा लगता है कि आप लोग वहाँ पर मछली पालन का व्यवसाय शुरू करने वाले हैं। ये ऐसे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट रूप से दिखाने का काम किया कि बिहार में किस तरह का विकास है। बिहार में अरविंद निशा जी ये तो गलत है ना, देखा होगा। एक मिनट रुकिए, एजाज अहमद साहब, एजाज अहमद साहब, एजाज अहमद साहब एक मिनट। अरविंद निशा जी ये तो दिक्कत है ना, 16 साल वाली बात है, बात निकलेगी दूर तक लग जाएगी। पगडंडी से बहुत कुछ करना चाहिए था, वहां तो अभी तक फ्लाईओवर पहुंचना चाहिए था। नहीं विवेक जी, ठीक है, बाढ़ग्रस्त इलाका, सुनिए अरविंद निशा जी, बाढ़ग्रस्त इलाका है, हम मानते हैं। सुनिए विधानसभा जहाँ चुनाव जहाँ ये विकास दिखाते हैं वहाँ का स्पष्ट प्रमाण है। ये सांझ को आज क्या सच्चाई से अवगत कराने का इससे बड़ा माध्यम कुछ नहीं हो सकता कि बिहार में विकास किस तरह से हो रहा है। सिर्फ पटना में सड़कें और पटना में जिस तरह से लूट का एक शिक्षा के मामले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया एनडीए सरकार में, ये निर्माण के नाम पर सिर्फ लूट का साधन बनाए हुए हैं। ये एस्टीमेट घोटाला करने वाले लोग हैं। पूरे 70 घोटाला करने वाली सरकार से उम्मीद नहीं किया जा सकता है। अरविंद निशा जी अच्छा रुक जाइए, एजाज अहमद साहब आपको तो हमने कहा रुकने के लिए, एक मिनट रुकिए। तो कुंतल कृष्णा आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद फिर हम अरविंद निषाद के पास ही आएंगे। कुंतल कृष्णा जी अपनी बात पूरी कीजिए। यही चरित्र है। रुकिए अरविंद निषाद जी रुकिए, अरविंद निषाद जी फिर रुक जाइए। विवेक जी अच्छा अब मैं सबकी बातें शांति से सुन रहा था। मेरा निवेदन है कि मेरे राजनीतिक साथी मेरी बात को भी ध्यान से सुने और जरा इस डिबेट के डेकोरम को हम लोग सब बनाए रखें। प्राइम टाइम की डिबेट चल रही है, पूरा बिहार देख रहा है। जिनके साथ अलग हुआ उनको समझाइए डेकोरम के मामले में। अरविंद निशा जी रुक जाइए, अरविंद निशा जी अरविंद निशा जी मेरी बात मानिए भाई, रुक जाइए। आप तो डेकोरम में, आप तो अपने आप डेकोरम में रहे, मैं उनको समझा दूंगा। ठीक है, पूरा कीजिए। विवेक जी देखिए, बात अभी थोड़े देर पहले ही बात चल रही थी। आपने शुरुआत में पूछा कि कांग्रेस क्यों क्लेम कर रही है कि हम चुनाव जीत जाएंगे। मेरी सवाल का जवाब तो यहां बैठे हमारे साथियों ने ही दे दिया। पिछले 30 साल में दो दल जो मुख्य धारा में रहे हैं सरकार में, दोनों दल एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। उसमें अपना वाला भी गिन लीजिएगा। नहीं हुआ है कुशेश्वर स्थान और तारापुर में, मैं गिन रहा हूं। इसीलिए मैंने कहा मुख्य रूप से जो सरकार में रहे हैं, हमने इस तरह की कुछ गलतियां की, तभी तो आज हम अलग हो गए हैं,
तभी तो बात है। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि कुछ राजनीतिक मजबूरियां थी, वरना तो बात हम इस चीज को तो बहुत दिनों से कहना चाहते थे। तभी तो मैंने कहा कि हम तो सूखे तालाब के किनारे बैठे हंस थे जो वफा निभाते निभाते मर जाने की स्थिति में आ गए थे। मैंने शुरू में ही ये बात तो बड़े स्पष्ट रूप से कही। बेवफा कौन मैंने था, तो ये बड़े तो बता स्पष्ट रूप दीजिए। से बात कही। बेवफा भी बता दीजिए। अब क्या है भाई बेवफा भी अब बता क्या दीजिए है कौन था। अच्छा, राजनीति में इशारों में भी कुछ बात समझ ली जाती है। क्लियर ना बोलिए आप इशारा किस बात का। आप अच्छा अभी अभी भी उम्मीद है तत्काल क्या? विवेक जी, आपका कब जमीन विवेक मरेगा जी, कोई नहीं विवेक जानता है, जी, बताइए तो। तत्काल तो चुनाव हम लड़ रहे हैं कांग्रेस का और कब अकेले जमीन लड़ मरेगा रहे कोई नहीं हैं जानता है। और इस बात के साथ लड़ रहे हैं। मैं वोट बार बार कटवा आपको नहीं कह रहा है। हूं कहीं कि वोट चुनाव बिहार तो की हम ही जनता से जानना है। चाहती है, कहीं आप वोट कटवा तो अरविंद नहीं जी, है। आप इस बात को समझें कहीं कि आप वोट कटवा कुशेश्वर तो नहीं स्थान है। में कुशेश्वर अरे स्थान में तो राजद हम पर चुनाव कुछ जीत बोलिए, रहे हैं। राजद और पर कुछ दूसरी बोलिए, बात तब लोग और बुझेंगे। तारापुर आप राजद पर तारापुर बोलिए, में भी वोट लड़ाई कटवा हम ही तो से आप नहीं है। हैं। राजद को भी लड़ना है तो हम ही से लड़ना है। ये बात मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देता हूँ। राजद पर और बोलिए, राजद क्या और हुआ राजद आपको को राजद में क्यों आपने राजद को छोड़ा? मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं ना आप बताइए। कि आज तो स्थिति ऐसी हो गई है कि आप और राजद साथ साथ बैठे दिख रहे हैं। नहीं 16 आप और राजद साथ नहीं, वो साथ तो बैठे सिटिंग दिख रहे अरेंजमेंट हैं। हमारी है। अरविंद जी, वो तो सिटिंग अरेंजमेंट हमारी है। राजद आप भाजपा और चलिए, राजद उपचुनाव में किसका पड़ रहा भारी ये समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये जानने की हमने कोशिश की कि जो तमाम विभिन्न पार्टियां हैं वो किस किस एजेंडे पर आगे बढ़ रही हैं, उनका इक्वेशन क्या है और कैसे ये तोड़ जोड़ गठजोड़ में किसका फायदा और किसका नुकसान हो रहा है। तो एक बात तो तय है कि सभी अपनी स्पीड में है, लेकिन चुनाव के रास्ते, इस उपचुनाव के रास्ते बहुत सारी तस्वीरें दिखनी है। कई लोगों का भविष्य तय होना है। अगर एलजेपी में आप जाएंगे तो चिराग पासवान पर भी इसका एक बड़ा इफेक्ट पड़ेगा कि उनके नंबर्स कितने आते हैं। तो कई लोग हैं जो इस पूरे युद्ध में हैं, लेकिन युद्ध के मार्किंग के बाद, जीत हार के बाद बहुत कुछ साफ होगा, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। खबरें लगातार जारी हैं।